नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 65 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल के सेशन में हम लोग फर्स्ट पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी, ठीक है, पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में चर्चा किए थे। वर्ष के बारे में किस पर आधारित थी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के वर्ष में कौन कौन से कंप्यूटर बने, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के नुकसान और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के नुकसान के बारे में हम लोग कल के सेशन में चर्चा किए थे। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अब जो है आप लोगों का क्लास जो है वो एक स्टैंडर्ड क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद किए अभी के अभी आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट पर जाइए। वहां पे आपको माई साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर में QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके आपको 499 रुपीज जो है पे कर देना है। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है बेझिझक आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रहे आपको गूगल पे से जो है पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड करके सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेषकर दोस्तों अगर आपको समस्या होती है पेमेंट में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो आपको सारी नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि दोस्तों अभी काफी इंपॉर्टेंट सारा क्लास जो आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग चलते हैं तीसरी जनरेशन की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग तीसरी जनरेशन पर आ चुके हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन का यानी कि तीसरी पीढ़ियां का जो वर्ष था वो 1964 से लेकर 1971 ईस्वी तक था। इसमें कंफ्यूज दोस्तों आपको जरा सा भी नहीं होना है। पहली पीढ़ी का वर्ष 1940 से लेकर 1956 था। 56 से बाद देख सकते हैं 56 के आगे बढ़ेंगे तो 56 से 64 हो गया दूसरी पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 64 से लेकर 71 तक, ठीक है। तो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अलग अलग वेबसाइट पर आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ दोस्तों मैं काफी मेहनत करके काफी रिसर्च करने के बाद यहाँ पे डाला हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो वर्ष था वो 1964 से लेकर 1971 ईस्वी तक था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो आधारित थी वो एकीकृत सर्किट पर आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर आधारित थी। देख सकते हैं इसी को यहाँ पे आईसी यहाँ पे लिखे हूँ। उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। यहाँ पे दोस्तों कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड आईसी चिप, ठीक है, यहाँ पे आईसी चिप के बारे में, और उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित थी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है IBM 168, 360, 370, PDP, हनीवेल 6000, ये आपको ध्यान में रखना है। DEC के लगभग सारे सीरीज, ठीक है, कुछ सीरीज को छोड़कर अगर हम लोग बात करें तो सारे सीरीज जो है DEC के वो तीसरी पीढ़ी में बने थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की DEC सीरीज, ठीक है, लगभग जो है किस जनरेशन में बने, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी में यानी कि थर्ड जनरेशन में ही DEC के लगभग सारे कंप्यूटर बने थे, कुछ एक दो कंप्यूटर को छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ICL 2900 ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे क्या हैं। सबसे पहले हम लोग फायदे के बारे में बात करेंगे, फिर नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले काफी छोटा हो गया था। पहली पीढ़ी में तो काफी बड़ा था, एक कमरे में रखना पड़ता था, एक हॉल में रखना पड़ता था। दूसरी पीढ़ी में थोड़ा छोटा हुआ, और तीसरी पीढ़ी में दोस्तों पहली और दूसरी दोनों के मुकाबले जो है इसे छोटा कर दिया गया, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है, काम करते समय बहुत कम बिजली खपत करते थे। पहली पीढ़ी में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती थी, दूसरी पीढ़ी में उसमें थोड़ा कम हो गई, और तीसरी पीढ़ी में पहले और दूसरे जो है दूसरी पीढ़ी के मुकाबले के कंप्यूटर के मुकाबले जो है थोड़ा तीसरी पीढ़ी में और कम बिजली खपत होने लग गई, ठीक है। पिछले दोनों पीढ़ी यानी कि पहले और जनरेशन दोनों पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो है कम गर्मी पैदा करते थे। क्या करते थे? कम गर्मी पैदा करते थे। गर्मी ये भी पैदा कर रहा था, लेकिन पहले में बहुत ज्यादा, दूसरे में उससे कम, और तीसरे में पहले और दूसरे के मुकाबले दोनों से कम, ठीक है। इसमें डेटा कैलकुलेशन करने की स्पीड काफी अच्छी थी। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में जो है डेटा कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ा अच्छी हो गई। पहले में जो थी उससे ज्यादा जो है सुधार दूसरे में, और दूसरे से यानी कि तीसरे में और भी ज्यादा सुधार देखने को मिला, ठीक है। इस कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना काफी आसान था, जबकि पहले और दूसरी पीढ़ी में काफी मेहनत था। पहली पीढ़ी में तो और भी ज्यादा मेंटेन करना मुश्किल होता था, काफी बड़े होते थे, ठीक है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे, छठे नंबर पर बात करेंगे तो पिछले दोनों जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के जनरेशन दोनों की तुलना में
तीसरे जनरेशन की कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी। पहले में कम स्टोरेज क्षमता थी, दूसरे में थोड़ा बढ़ाया गया और तीसरे में दोनों के मुकाबले ज़्यादा स्टोरेज क्षमता बढ़ाई गई, ठीक है, ताकि बहुत सारा चीज़ जो है स्टोर किया जा सके, ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स यानी कि ये पीढ़ी के कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले ही दिखा दिया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। पहली पीढ़ी में मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था और दूसरी पीढ़ी की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं दूसरी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। कोबोल वगैरह का, बेसिक वगैरह का भी इस्तेमाल होता था उसमें। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, यानी कि तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान था, जबकि पहले और दूसरे के मुकाबले मतलब इसमें आसान हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या क्या नुकसान थे, ठीक है। तो नुकसान में आप देख सकते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी गर्मी पैदा करते थे, लेकिन पहले और दूसरे की तुलना में कम, परंतु फिर भी इनको ठंडा करने के लिए एसी की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। पहली पीढ़ी में तो बहुत ज़्यादा एसी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता था, दूसरी में भी गर्म होता था और तीसरी भी गर्म होती थी, लेकिन पहले और दूसरे के मुकाबले कम, तो इसमें एसी की भी ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती थी, ठीक है। देख सकते हैं दूसरा यानी कि आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक चुनौती थी क्योंकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है आईसी चिप पर आधारित थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थी, तो आईसी चिप पर आधारित थी, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आईसी चिप से बने कंप्यूटर किस पीढ़ियां की होती थी, तो तीसरी पीढ़ियां की होती थी आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। और उस समय में आईसी चिप को बनाना एक मुश्किल काम होता था, रिपेयर करना एक मुश्किल काम होता था, ठीक है, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी महंगे आते थे, ठीक है, पहली और दूसरी के मुकाबले तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर महंगे हो गए, ठीक है। उस जमाने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफ़ी जो है मुश्किल काम होता था। आईसी चिप के साथ काम करने के लिए विशेष कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती थी। ये जो है दोस्तों नुकसान थे, ये कुछ चुनौतियां थी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं चौथी पीढ़ी के बारे में। चौथी पीढ़ी में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करने वाला हूं कि फोर्थ जनरेशन को जो है ना एक क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी कहा जाता है, यानी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का उदय होता है ना एक तरह से एक्स्ट्रा लेवल पर काम होना, तो वो दोस्तों क्रांतिकारी पीढ़ी है, ठीक है। बहुत सारा इसमें बदलाव किया गया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है लाया गया, ये दोस्तों क्रांतिकारी पीढ़ी कहलाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से पीढ़ी को कंप्यूटर का क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि चौथी पीढ़ी को कंप्यूटर का एक क्रांतिकारी पीढ़ी कहा जाता है। चौथी पीढ़ी का वर्ष दोस्तों हम लोग देखते हैं 1971 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी तक, ये दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ वर्ष हैं। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में बहुत कम कंफ्यूजन दिखेगा, जबकि दोस्तों चौथी और पांचवी पीढ़ी में आपको कंप्यूटर के जो है वर्ष में जो है, ठीक है, कार्यकाल में काफ़ी कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि काफ़ी मैं मेहनत करके रिसर्च करके डाला हूं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप इसको दिमाग में सेट करके रखिए। 1971 से 1985, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1964 से 1971 में समाप्त होता है, 1971 से शुरू होकर 1985 तक। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको 2000 ईस्वी तक देखने को मिल जाएगा इसके कार्यकाल में, ठीक है। 1985 से आगे बढ़ के 2000 तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि इस नोट्स में गलत है, बिल्कुल कुछ भी गलत इसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर यानी कि वेरी लार्ज वाला जो है इसमें, ठीक है, इस पर है। और दोस्तों वही पांचवी पीढ़ी में जो अल्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, ULSI हो जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको ध्यान रखना है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो वर्ष है वो 1971 से 1985 है, और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर आधारित हैं वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर मेमोरी पर है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है किसका उपयोग किया गया था? सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया था या फिर XYZ, आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो याद रखना है सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया था। और VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्रे 0102 DEC का देख सकते हैं 10 नंबर का है, मैंने कुछ बोला था, कुछ आप बाद में आते हैं। ये आपको PDP 11, उसके अलावा दोस्तों जो भी है इसको आपको ध्यान में रखना है कि चौथी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के यहाँ पे उदाहरण मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के फायदे क्या क्या थे, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड पिछले सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी अच्छे थे। पहला, दूसरा, तीसरा
तीनों पीढ़ी से ज़्यादा अच्छा स्पीड चौथी पीढ़ी में दोस्तों आ गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साइज काफ़ी छोटे हो गए थे, काफ़ी छोटा दोस्तों हो गया चौथी पीढ़ी में, ठीक है। इन कंप्यूटरों को जो है मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहली पीढ़ी में तो काफ़ी मेंटेन करना पड़ता था, दूसरी में थोड़ा कम, तीसरी में भी करना पड़ता था लेकिन थोड़ा कम, लेकिन चौथी में अब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये कंप्यूटर सस्ते होते थे और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के ये फ़ायदे थे। इन कंप्यूटर को बहुत कम एसी की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि ये बहुत कम गर्मी पैदा करते थे। गर्मी कम पैदा करेगा तो एसी की कम ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए चौथी पीढ़ी में भी एसी की ज़रूरत पड़ती थी लेकिन ना के बराबर कम पड़ती थी, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा जो है रिलायबल हैं और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ नुकसान आप देख सकते हैं। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना मुश्किल काम था। याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था जो उस समय में बनाना काफ़ी मुश्किल काम था। और थर्ड जनरेशन में आईसी चिप को बनाना मुश्किल होता था, उस समय आईसी चिप पर कंप्यूटर आधारित होती थी, वो तीसरी जनरेशन में, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पांचवी पीढ़ी आ जाएगा और कंप्यूटर जो है पांचवी पीढ़ी यानी कि अंतिम पीढ़ी है जो 1985 के बाद से लेकर अब तक की पीढ़ियों को पांचवी पीढ़ी का जनरेशन कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको ये पता है कि यू लग जाता है यानी कि अल्ट्रा लार्ज लग जाता है और यहाँ पे VLSI होता है। याद रखिएगा, VLSI और ULSI में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है और बिना कंप्यूटर पर सर्च करिए हुए जो है VLSI और ULSI का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों सेशन अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आप इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं तो www.helpinggaurav.com के वेबसाइट पर जाकर इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। या दोस्तों किसी तरह की समस्या आती है तो 7903453231 के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।